Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss a very important MCQs on the Unit 10, which is inclusive education in the education subject. So the start करते हैं फिर हम आज का lesson. So first question is, which of the following can be positive strength for the normal children in inclusive classrooms? So first of all, you know about the inclusive classrooms. You should know about the inclusive classrooms. What are the inclusive classrooms? Inclusive का मतलब क्या हो गया? जब हम inclusive की बात करें, that means कि आपकी classroom में सब तरह के students होने चाहिए without any discrimination of caste, creed and color and the disability. अगर किसी बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है, किसी बच्चे के साथ कोई लर्निंग डिफिकल्टी है, तो वो सब नॉर्मल स्टूडेंट के साथ रेगुलर स्कूल में पढ़ सकता है. इसी को हम इंक्लूसिव क्लासरूम्स बोलते हैं, जिसके अंदर सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और इसका हमें बताना है पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या होती है. अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम पढ़ करते हैं अपने स्कूल्स में, तो उसका पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या होती है नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए? इससे क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट आपका बहुत फास्ट हो जाता है, सोशल स्किल्स आपकी डेवलप हो जाती हैं इजीली, मोटर स्किल्स आपकी इजीली डेवलप हो जाती हैं, या फिर कोलैबोरेटिव स्किल्स आपकी इजीली डेवलप होती है. इससे क्या होता है, जब बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं, किसी के साथ थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होती है, किसी के साथ थोड़ी बहुत फिजिकली प्रॉब्लम है या थोड़ा बहुत मेंटल इशू है, तो क्या होता है जब सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है कि आपको किस तरह से अगर आपके सामने कोई तरह से बंदा आ जाता है तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे. इट develops your social skills, how to interact in the society and how to adapt these different things in our society. तो ये सब चीजें क्या करती है, आपकी सोशल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं. सो वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, आपको बताना है कि सबसे मेन फीचर क्या होता है इंक्लूसिव क्लासरूम का. आपको पता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, सो आपके लिए मेन फीचर्स बताना आसान हो जाएगा. टीचर क्लास को ऑर्गेनाइज करती है विद द स्कोप ऑफ हेट्रोजेनिटी इन द क्लासरूम. देखो क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाव आएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंक्लूसिव क्लासरूम की, टीचर जो होगा वो क्लास में सब तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, तो दैट मीन्स क्लास में हेट्रोजेनिटी होगी. टीचर जो होगा, अगर किसी बच्चे के साथ डिसेबिलिटी है, किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत स्पेशल अटेंशन नहीं देगा क्लास में, उसे एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाएगा, ताकि उस बच्चे के साथ आपको हमदर्दी नहीं करनी, उस बच्चे को आपको स्ट्रांग बनाना है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना है. तो एज अ टीचर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपकी क्लास में सब तरह के बच्चे हैं, आप सब बच्चों को एक तरीके से लेके चलें, ताकि उन बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हमारी सोसाइटी उन बच्चों को एक्सेप्ट करे. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन. हम आगे का भी पढ़ लेते हैं. टीचर टेक स्पेशल केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन. टीचर को स्पेशल केयर करनी चाहिए डिसेबल्ड चिल्ड्रन की. अगर वो एक बच्चे की स्पेशल केयर करेगी तो बाकी बच्चों को क्या फील होगा? फिर ये पॉसिबल नहीं है. वो पढ़ाएगी, क्लास में हर बच्चे की स्पेशल केयर करेगी. टीचर सीक्स द सपोर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट टू हेल्प द स्लो लर्नर्स. स्लो लर्नर्स को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो स्पेशलिस्ट की लर्न. देखो अगर किसी बच्चे के साथ कोई अलग प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप स्पेशलिस्ट लेते हो, लेकिन इंक्लूसिव क्लासरूम में स्लो लर्नर्स के साथ आप सिर्फ स्पेशलिस्ट के साथ काम नहीं करोगे, आप एज अ टीचर वहां काम करोगे. किसी बच्चे के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उसको थोड़ा सा देखोगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप उसको गाइड करोगे एज अ टीचर, आप मेंटर हो उसके, आप उसको गाइड करोगे, आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे. प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तब जाके आप स्पेशलिस्ट को बुलाते हो. नॉर्मल इंक्लूसिव क्लासरूम में इसकी जरूरत नहीं होती. सिंपैथी दिखाना डिसेबल बच्चों को, आप क्या करोगे? ऐसे तो आप उनको कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे. आपको उनको कॉन्फिडेंट बनाना है, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होनी चाहिए हमें. सो द आंसर इज 1. Which of the following can be, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया. As per national sample survey, what percentage of our population is counted as disabled? अगर आपका जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसके बेसिस पे आपको बताना है टोटल डिसेबल पॉपुलेशन कितनी है. तो अब वो हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास हम ग्राफ चेक करते हैं. टोटल पॉपुलेशन 100 एंड टोटल डिसेबल पॉपुलेशन हमारे पास 2.1. अब अगर उसने पूछ लिया हमसे क्वेश्चन में डिसेबिलिटी का पूछ लिया, अभी तो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था टोटल डिसेबल्ड पर्सन, तो 2.1 हमारा आंसर हो गया. बट अगर वो पूछता टोटल disabled population which has a disability in seeing, which has a disability in speech, in hearing, in movement, mental, तब आपको ये पता होने चाहिए. So it is very important, you have to learn all these things. तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2.1% because the population disabled is 2.1%.
While teaching, a teacher quite often observes that a student is having learning difficulty. जब क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी क्लास में जो एक स्टूडेंट है उसके साथ लर्निंग डिफिकल्टी है। किस चीज में लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है, उसको बच्चा समझ नहीं पा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है। आप नोटिस करें कि वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको हाइपर एक्टिव वाले भी नजर आ रहे हैं। For such a case, what will be the most plausible cause? क्या रीजन हो सकता है इस बात का? पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, स्पाइना बाइफिडा, टॉरेट सिंड्रोम। अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का पता होगा तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा। सो पैराप्लीजिया में मोस्टली आपका हाफ पार्ट खराब हो जाता है, क्वाड्रिप्लेजिया में आपका 1/4 पार्ट खराब हो जाता है, क्वार्टर पार्ट। एंड टॉरेट सिंड्रोम, इसमें आपने टॉरेट सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। बट स्पाइना बाइफिडा में स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्रेन आपका अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हम स्पाइना बाइफिडा के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ये बर्थ डिफेक्ट होता है, बच्चे के अंदर बर्थ से होती है प्रॉब्लम कि अगर बच्चे की स्पाइन सही से प्रॉपरली नहीं बन पाती, जब बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली नहीं बन पाती, इसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं। स्पाइना बाइफिडा जनरली होता है फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इससे, जिससे क्या होता है माइल्ड से लेकर सीवियर तक प्रॉब्लम बच्चे के अंदर हो सकती है, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअल भी। फिजिकली इसलिए क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम होगी, और पैरों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्रेन से रिलेट करता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो इसलिए इंटेलेक्चुअल भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के बच्चों को अक्सर एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर मैथ्स के सब्जेक्ट्स में और रीडिंग में। इन वन स्टडी, एक स्टडी में क्या देखा गया था कि 60% ऑफ चिल्ड्रन जो थे वो स्पाइना बाइफिडा से डायग्नोस किए गए थे, कि उनको इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वो मैथमेटिक्स में और रीडिंग में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, और उनके साथ कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम भी होती थी कि उन लोगों को समझ में नहीं आती है प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्पाइना बाइफिडा। Next question, which is very important and very interesting question. What are the measures suggested by United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilities? आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे। इन्होंने मेजर्स क्या लिए गए थे, ज्यादातर इन्होंने ये कहा था कि आपको फुल और इक्वल देना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की थी, फंडामेंटल फ्रीडम की बात की थी इन्होंने, डिग्निटी रिस्पेक्ट की बात की थी इन्होंने, कि आपको उनको रिस्पेक्ट देनी होगी जिस बंदे के साथ डिसेबिलिटी है, आपको उनको रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचानी, आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको स्कूल्स भेजना, नॉर्मल स्कूल्स भेजना है उनको, ये सब बातें इन्होंने कही थी। तो इंश्योर फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट और ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल सही बात है। इंश्योर फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल पर्संस विद द डिसेबिलिटीज, अगर किसी बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उसके फंडामेंटल फ्रीडम उसको देनी है। इंश्योर करना लीगल एक्शंस फॉर द पेरेंट्स नॉट सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, उन पेरेंट्स के लिए आपको लीगल एक्शन लेना जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ये बात राइट्स ऑफ पर्संस इस यूएनसीआरपीडी में नहीं कही गई थी। प्रमोट करना उनकी रिस्पेक्ट को फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ सच चिल्ड्रन, अगर इन तरह के बच्चों के साथ डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, ये बात कही गई थी। तो ए, बी एंड डी इज योर आंसर, बिकॉज सी हमारा आंसर गलत है। Which of the following are the barriers? क्वेश्चन ने पूछा आपको बैरियर्स बताने हैं, किसके? इन द वे ऑफ एजुकेशन टू बी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन होने में कौन कौन से बैरियर्स आप फेस कर रहे हैं आज के वक्त में, वो आपको बताना है। पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू स्कूल्स, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को नहीं भेजते विद स्पेशल नीड्स टू स्कूल्स, उन बच्चों को जिन बच्चों का प्रॉब्लम उनको स्पेशली, पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू स्कूल्स, जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है उन बच्चों को पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते। प्रॉब्लम इज दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबली ट्रेन्ड टीचर्स, आपके अकॉर्डिंग, आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग बट स्कूल में ट्रेन टीचर्स नहीं होती। स्कार्स फाइनेंशियल प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स गेट लीगल प्रोटेक्शन, ऐसी बात कहीं नहीं कही गई, लीगल प्रोटेक्शन थोड़ा ना देंगे आप उन्हें, स्कूल भी प्रोवाइड कर देंगे, बहुत बड़ी चीज है। तो बैरियर्स में आपका सी नहीं आएगा, ए, बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। सो ये था मेरा आज का लेसन, एंड आई विश कि लेसन आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड thank you for your attention. Stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video.